हम लोग रेजोनेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रेजोनेंस में आपको बताया कि रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का बनेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। देखिए सपोज दैट इस एनर्जी को समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसे जैसे बढ़ता है कंपाउंड अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड में सपोज दैट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो रिलेटिवली वो लेस स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। इट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिलेटिवली क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। हमारी बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एनर्जी ज्यादा होती है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग साइक्लोहेक्सीन ले लेते हैं, ठीक है, और साइक्लोहेक्सीन में हम लोग H2 का एडिशन कराएंगे और H2 का एडिशन कराएंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज होगा और जब ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज होगा। आपको पहले भी बता चुका हूं कि सपोज दैट आप यहाँ पर प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट को ले लेते हैं और इसमें अगर हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन गैस को ये अपने सरफेस पर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब आप यहाँ पर अल्कीन लेंगे सपोज दैट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ये इससे कोलाइड करता है और हाइड्रोजन इसको क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है एंड फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3 में। एरोमेटिक माइकाइड। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और अनसैचुरेशन 1 है, ठीक है, 1 मल्टीपल बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है और ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में तो एनर्जी रिलीज करेगा। इट मींस इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो ये रिलेटिवली क्या है, मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल है इसका मतलब कि इसके पास में एनर्जी क्या है, ज्यादा, और इसके पास में एनर्जी क्या है, कम। तो हम लोग वैसा ही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड ले रखे हैं और पाई बॉन्ड पे H2 का एडिशन करते हैं और H2 का एडिशन करते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जा रहा है और साइक्लोहेक्सेन में चेंज होगा तो ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है। इट मींस इसका एनर्जी ज्यादा है और जब एनर्जी ज्यादा है तो H2 का एडिशन करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन में मींस लेस एनर्जी में कन्वर्ट होगा और लेस एनर्जी में अगर कन्वर्ट होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि ये 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर दे रहा है जब ये साइक्लोहेक्सीन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक माइकाइड। अब देखिए तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर 1 पाई बॉन्ड था H2 का एडिशन कराया तो एनर्जी रिलीज किया कितना, 120 किलो जूल पर मोल। अब अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि अगर 2 पाई बॉन्ड होता तो 2 मोल्स ऑफ H2 का एडिशन कराते और अगेन इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन में चेंज कर लेते। किसमें चेंज करते हैं, साइक्लोहेक्सेन में। तो अगर ये 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज किया है तो इसके रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स से एनर्जी इसको रिलीज करना चाहिए था। एरोमेटिक माइकाइड। तो ये नियरली 2 टाइम्स है और 232 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज भी कर देता है। एरोमेटिक माइकाइड है तो नियरली 2 टाइम, एग्जैक्टली तो नहीं होगा लेकिन नियरली 2 टाइम से एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। हमारी बात आप समझ में आए। तो हम लोग सोचते हैं कि 1 पाई बॉन्ड था तो 120 किलो जूल और 2 पाई बॉन्ड है तो नियरली 2 टाइम्स से रिलीज किया। एरोमेटिक माइकाइड है, नियरली 2 टाइम्स से रिलीज किया। अब अगर सपोज दैट हम लोग ऐसा सोचते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगर 3 पाई बॉन्ड होता तो ये एनर्जी रिलीज करता 3 टाइम्स ऑफ दिस जब आप 3 मोल्स ऑफ H2 का एडिशन करा देते, 3 मोल्स ऑफ H2 का एडिशन करा देते बिकॉज आफ्टर एडिशन ये चेंज कर जाएगा किसमें, साइक्लोहेक्सेन में।
तो ऐसा हमारी सोच है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा नियरली 360 किलो जूल पर मोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर मोल एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाता है तो जब प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है तो प्रैक्टिकली जब इस बेंजीन को हम लोग 3 पोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट कराते हैं और जब हम लोग इसको चेंज करते हैं, चेंज किस में करते हैं? साइक्लोहेक्सेन में, तो ये एनर्जी रिलीज करता है 208 किलो जूल पर मोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम लोग देखें तो ये एनर्जी जो रिलीज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू डबल पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का रेस्पेक्ट में भी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनर्जी रिलीज अगर कम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड रिलेटिवली इसके भी रेस्पेक्ट में क्या है? ज्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके भी रेस्पेक्ट में क्या है? ज्यादा स्टेबल। तो अनदर वे में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेजोनेंस के हेल्प से अगर हम लोग चाहें तो किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनदर वे में कहें कि हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन करा करके यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो हीट रिलीज हो रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है और कौन क्या है? लेस स्टेबल है। It means stability of the compound or molecule also determined on the basis of heat of hydrogenation. Are you getting my point? Heat of hydrogenation के बेसिस पर इसके स्टेबिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। Are you getting my point? तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इसको 3 पाई बॉन्ड वाले को एनर्जी रिलीज कितना करेगा? 360, लेकिन किया कितना रियलिटी में? 208। तो अब हम लोग यहाँ से इन दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होगा, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था और जो रियल था, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। हमारी बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब कि रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पर भी हम किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि बेंजीन जो होगा वो बेंजीन में अगर हम लोग देखें तो इसमें रेजोनेंस होता है, ऑल 3 पाई कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, और जब कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर मूव करेगा और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और साथ साथ बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है। हमारी बात समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए।